अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर दबीरुल हसन की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी रस्सी का राज सुनते हैं। कत्ल की ये वारदात उन वारदातों में से एक थी जिनके मुजरिम आपके सामने घूम फिर रहे होते हैं, मगर आपको इन पर शक नहीं होता। कोई खुरा खोज नहीं मिलता। ज़मीन उस लाश की तरह खामोश होती है जिसके कातिल को जैसे ज़मीन ने निकल लिया हो। दिल्ली के मज़ाफ़ात के एक गांव की रहने वाली सुंदरी का कत्ल भी ऐसी ही पुरस्कार वारदात थी, जो मेरे लिए सिर्फ इसलिए चैलेंज नहीं बन गई थी कि इसका खुरा खोज नहीं मिल रहा था, बल्कि इसलिए कि मेरे अंग्रेज़ एसपी ने मुझे कह दिया था कि तुम कातिल को ना पकड़ सके तो तुम्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा, और इसलिए भी कि सुंदरी गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और कमारी लड़की थी। मैं ज़ाती तौर पर, शायद जज्बाती तौर पर भी उसके हुस्न से इतना मुतासिर हुआ था कि कातिल को पकड़ने का तहैया कर लिया था। मगर मैंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, पूरा गांव उसके खिलाफ गवाही दे रहा था। खुद मकतूला की माँ और उसका बाप कह रहे थे कि आप गांव के किसी आदमी पर शक न करें। मैं कहता था कि कातिल गांव में है। ये दूसरी जंग अज़ीम के उरूज का दौर था। मैं इस वक्त दिल्ली के एक मज़ाफ़ाती थाने का इंचार्ज SHO था, जिसके इलाके में 150 गाँव थे। 100 धूलकोट का चौकीदार ये रिपोर्ट लेकर थाने में आया कि राजबाग के आखिरी मौके के करीब उसके गांव की एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी देखी गई है। कहानी सुनाने से पहले मैं एक दो वजाहतें ज़रूरी समझता हूँ, ताकि शहरों में रहने वाले आप आसानी से माहौल को समझें। राजबा नहर के उस मकाम को कहते हैं जहाँ से खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए नालियों की तरह नहरें निकाली जाती हैं। इन्हें खालियाँ कहते हैं। राजबा छोटे पैमाने की डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, आखिरी खेतों तक जाकर खाली बंद हो जाती है। इसी को मैं आखिरी मौका कह रहा हूँ। गांव का जो चौकीदार थाने में लाश की रिपोर्ट देने आया था, वो सरकारी आदमी था। गांव में 4 सरकारी आदमी हुआ करते थे। एक जेलदार, इससे नीचे एक नंबरदार, इससे नीचे एक सफ़ेद पोश और आखिरी दर्जा चौकीदार का था। इनकी कोई बाकायदा तनख्वाह नहीं होती थी। गांव से ये लोग जो रेवेन्यू सरकारी खजाने में जमा कराने के लिए वसूल करते थे, इसमें से कुछ हिस्सा इनमें से हर एक के लिए मुकर्रर था। इनके ज़िम्मे ये काम था कि गांव की अच्छी बुरी इत्तलात थाने तक पहुंचाते रहें, मुखबिरी करें, कोई वारदात हो जाए तो तफ्तीश और सुराग रसानी में मदद करें। इनकी कारकर्दगी के सिले में इन्हें सनद मिलती थी और बाज़ औक़ात इनाम भी। इन्हें बंदूकों और पिस्तौलों के लाइसेंस भी दिए जाते थे ताकि मुसल्लह रहें। धूलकोट के चौकीदार ने मुझे ये इत्तला दी कि राजबाग के आखिरी मौके के करीब एक नौजवान हिंदू लड़की की लाश देखी गई है। गांव के लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने चौकीदार से कहा कि वो थाने में रिपोर्ट दे आए। उसने बताया कि लाश के गले में रस्सी बंधी है। जाहिर होता है कि उसे रस्सी से गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया है। मैंने चौकीदार से इतनी ही बातें पूछीं जो FIR में तहरीर करने के लिए ज़रूरी थीं। ये इब्तिदाई बल्कि बुनियादी कागजी कार्रवाई करके मैं मौका वारदात को रवाना हो गया। मेरी अपनी घोड़ी थी जिसका मुझे 40 रुपये माहवार अलाउंस मिलता था। अपने ASI रामजी लाल को साथ ले लिया। वो अपने टट्टू पर सवार था। 2 कांस्टेबल भी साथ लिए। इनके पास सरकारी साइकिलें थीं। इन साइकिलों के टायर ठोस रबड़ के थे। इनमें ट्यूबें नहीं होती थीं, लिहाजा पंक्चर का डर नहीं होता था। ये साइकिलें देहाती इलाके के लिए पुलिस को दी गई थीं। थाने से मौका वारदात का फासला कमोबेश 15 मील था और ये जगह मकतूला के गांव से तकरीबन 1 मील दूर थी। थोड़ी ही दूर दरियाए जमुना था। मैं जब वहां पहुंचा तो सुबह अभी 8:30 ही बजे थे। मैंने लाश देखी। सफ़ेद साड़ी में मलबूस थी, सर के बाल खुले हुए और ज़मीन पर पीछे को बिखरे हुए थे। वो पीठ के बल पड़ी थी। रंग सफ़ेद और नक्शो निगार में बड़ी ही कशिश थी। कद-काठ भी नहायत मौज़ूं और जाज़िबे नज़र था। वो इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी जितनी चौकीदार ने थाने में बताई थी। लाश की गर्दन से एक रस्सी बंधी थी जो चारपाई की अदवाइन से काटी गई थी। रस्सी के इस टुकड़े की लंबाई 1 सवा गज होगी। गांठ एक ही दी गई थी, जिससे जाहिर होता था कि कातिल या कातिलों ने
रस्सी इसकी गर्दन के गिर्द लपेट कर गांठ दी और सिरे खींचकर गला घोंट दिया। मकतूला का नाम मुझे सुंदरी बताया गया था। इसका बाप अमीर कबीर जमींदार था। अगर रस्सी से किसी को गला घोंट कर कत्ल किया जाए तो उसकी आंखें गैर कुदरती तौर पर खुल जाती हैं, जैसे ढेले बाहर को आ रहे हों। जबान भी बाहर निकल आती है, मुंह खुला रह जाता है। अगर मुंह बंद हो जाए तो जबान बहरहाल बाहर आ जाती और दांतों के शिकंजे में जकड़ी हुई होती है और चेहरे पर दर्द का गहरा तासुर होता है। चेहरे से साफ पता चलता है कि मरने वाला किस कदर अजियत से मरा है। लेकिन मैं सुंदरी की लाश का चेहरा देखकर हैरान रह गया। दर्द का हल्का सा भी तासुर नहीं था। मुंह बंद था, आंखें बंद थीं और लाश यूं पीठ के बल पड़ी थी जैसे सुंदरी सो रही हो। लाश की हालत बताती थी कि उसे चंद घंटे पहले कत्ल किया गया है। मेरे तासुरात 2-3 रोज बाद दिल्ली के एक उर्दू अखबार ने सिर्फ 2 लफ्ज़ों में बयान कर दिए। सुंदरी की लाश की तस्वीर उसके कत्ल की खबर के साथ दिल्ली के तमाम अखबारों में शाया हुई थी। एक उर्दू अखबार ने तस्वीर के नीचे लिखा था, हुस्न खुफ्ता। उसमें कोई शक नहीं कि वो लाश नहीं थी, हुस्न महवे ख्वाब था। जाए वारदात पर मुझे सबसे पहले धचका ये लगा कि मकतूला के लवाहिकीन और गांव के लोग लाश के गिर्द हिजूम किए हुए थे और उन्होंने कातिल के खुरे अपने पांव तले मसल डाले थे। खुरा मिल जाए तो सुराग रसानी आसान हो जाती है। मेरी मुश्किल यहीं से शुरू हो गई। मैंने लाश का नसरी मुआयना किया। मकतूला के कानों में सोने के बुंदे थे। मुझे पहला शक यह हुआ कि लड़की का हुस्न उसकी मौत का बाइस बना है, लेकिन गले में रस्सी के सिवा इसके जिस्म पर तशद्दुद या धींगा मुश्ती के कोई आसार नहीं थे। साड़ी बिल्कुल सही बंधी हुई थी। चेहरे और बाजुओं के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा खुला नहीं था। मैंने ऐसी औरतों की लाशें देखी थीं जिन्हें बेआबरू करके कत्ल किया गया था। लाश देखते ही पता चल जाता था कि मकतूला के साथ कत्ल से पहले क्या सलूक हुआ है। सुंदरी की लाश देखकर मुझे ऐसा कोई शक न हुआ। यकीनी रिपोर्ट पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर ही दे सकता था। मेरे पास तफ्तीशी बैग था जो हर थाने में मौजूद होता है और SHO इसे जाए वारदात पर अपने साथ ले जाया करता था। इसमें 25 अशिया होती थीं, जिनमें मुहद्दिब, आतिशी शीशा, फोलिन पेपर और मुख्तलिफ पाउडर काबिले ज़िक्र हैं। मुजरिम चाय वारदात पर कहीं न कहीं उंगलियों के निशान छोड़ जाते हैं जो इतने बुझे हुए होते हैं कि मुहद्दिब शीशे से ही नज़र आ सकते हैं। इन पर ग्रेफाइट पाउडर और ग्रे पाउडर डाला जाता और फिर इन पर फोलिन पेपर रखा जाता है। उंगलियों के निशान इस पेपर पर मुंतकिल हो जाते हैं। ये करीबी फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेजे जाते थे, जहां हर सज़ा याफ्ता मुजरिम के हाथों और पाँव की उंगलियों के निशान महफूज होते थे। भारत में इलाहाबाद, फ्लोर और सागर में फिंगरप्रिंट ब्यूरो थे। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में तफ्तीशी बैग नापैद है। थानेदार मौके वारदात पर जाते हैं तो वो उंगलियों के निशान देखते ही नहीं, क्योंकि इन्हें महफूज करने का इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं होता। मैं ये बैग तो साथ ले गया था, लेकिन बेकार था। वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर कातिल की उंगलियों के निशान होते। साड़ी के पल्लू इस तवक्को पर देखे कि कातिल का गिर्द आलूद पाँव इनमें से किसी पर पड़ा होगा। मेरी तवक्को मायूसी में बदल गई। बहुत हद तक मुझे यकीन हो गया कि ये वारदात किसी बदमाश की नहीं। अगर कातिल कोई जुर्म पेशा या बदमाश होता तो वो कानों के बुंदे उतार ले जाता और वो इतनी हसीन लड़की के साथ मुजरिमाना हमला ज़रूर करता। मेरे पास अपना ज़ाती कैमरा था, ये मैं साथ ले गया था। मैंने मकतूला की लाश की तस्वीरें मुख्तलिफ ज़ावियों से ले लीं। मैंने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। इस मकसद के लिए लाश को दूर जाना था। मैंने वो सवाल लिखकर साथ भेजे जो मुझे मालूम करने थे। इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि ये देखकर बताया जाए कि लड़की गैर शादीशुदा थी या नहीं। मुझे बताया गया था कि लड़की की अभी शादी नहीं हुई थी। मुझे शक था कि मकतूला के किसी के साथ मरासिम होंगे और इसके कत्ल का बाइस भी यही होगा। कातिल मकतूला का दोस्त भी हो सकता था, दोस्त का रकीब भी। लड़की का कोई भाई और बाप भी कातिल हो सकता था। मैंने लाश भिजवाकर वहीं तफ्तीश शुरू कर दी। अलग बैठने का इंतज़ाम करा लिया और सबसे पहले मकतूला की माँ को बुलाया। इसकी हालत बहुत बुरी थी, रोती और चीखती थी। बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया और इसे कहा कि जो होना था हो चुका है, अब मेरे साथ ताउन करो, मुझे कुछ बताओ ताकि मैं कातिल को पकड़ूं।
और उसे सजाए मौत दिलवाऊं। उसने सबसे पहली बात ये बताई कि मकतूला उसकी इकलौती बेटी थी, इसके सिवा और कोई औलाद नहीं थी। मैंने इस औरत से बहुत कुछ पूछा, बहुत कुरेदा। इससे जो मालूमात हासिल हुई वो ये थी कि लड़की का कोई बहन भाई नहीं था। इसकी उम्र 18 साल थी, अभी इसकी शादी नहीं हुई थी। नेक चलनी और खूबसूरती की बदौलत गांव वाले इसे अपने गांव की नाक समझते थे। वो फटने से पहले हर सुबह अपनी सहेलियों के साथ जमुना में नहाने के लिए जाया करती थी। गंगा और जमुना को हिंदू मुक़द्दस दरिया समझते हैं और इनमें गुस्ल स्नान को वो इबादत कहते हैं। इनका अक़ीदा है कि इन दरियाओं में नहाने वाला पोतर हो जाता है। पो फटने तक मकतूला सहेलियों के साथ जमुना में नहाकर वापस आ जाती थी। सुबह के गहरे धुंधलके में इसका दरिया में नहाना इसलिए ज़रूरी था कि वो लड़की थी। वकुआ के रोज़ मकतूला हस्बे मामूल स्नान के लिए घर से चली गई, मगर सूरज निकल आया, लड़की वापस न आई। माँ बाप को तशवीश हुई। माँ ने एक सहेली के घर जाकर देखा कि वो तो आ गई है। उसने मकतूला की माँ को बताया कि सुंदरी दरिया पर गई ही नहीं। माँ ने दूसरी लड़कियों से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि सुंदरी आज उनके साथ नहीं गई। माँ भागम भाग अपने घर गई और सुंदरी के बाप को बताया। माँ बाप ने अपनी बेटी को दरिया पर जाने के लिए घर से निकलते देखा था। बाप ने अपने नौकर चाकर और मज़ारे साथ लिए और उस रास्ते से दरिया तक गए जो लड़कियों के हर सुबह जाने और आने का रास्ता था। वो दरिया तक चले गए, लड़की का कोई सुराग ना मिला। वहाँ से वापस इस तरह हुए कि इकट्ठे न चले, बिखर कर आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाके की छानबीन की जा सके। आखिरी मौके पर आकर इनमें से एक आदमी ने घबरा कर बाकी सबको पुकारा। वहाँ जाकर देखा कि लड़की की लाश पड़ी थी। गांव में ये खबर आनन फानन फैल गई। माँ दौड़ पड़ी, फिर सारा गांव मौका वारदात पर टूट पड़ा। मैंने मकतूला की माँ से ये न पूछा कि उसकी बेटी किसी को चाहती थी। माँ कई बार कह चुकी थी कि उसकी बेटी नेक चलन और पाकबाज थी। मैंने दुखियारी माँ को मज़ीद दुख देना पसंद न किया। अलबत्ता एक गैर मामूली बात जो मैंने नोट की वो ये थी कि लड़की की उम्र 18 साल हो चुकी थी और अभी तक इसकी शादी नहीं हुई थी। हिंदुओं के यहाँ कम उम्री की शादी का रिवाज था। 14 साल की उम्र में लड़की को ब्याह देते थे। मैंने इस औरत से पूछा कि लड़की की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई थी। इनके यहाँ रुपए पैसे की तो कमी नहीं थी। जब भी शादी की कहीं बात चली लड़की ने रोक दिया। माँ ने जवाब दिया वो अपनी पसंद का दूल्हा चाहती थी, हम इसकी पसंद का इंतज़ार करते रहे, इसके साथ ज़बरदस्ती ना की। उसने पसंद का दूल्हा बताया होगा? नहीं, माँ ने जवाब दिया, इसकी नज़र किसी पर टिकी नहीं थी। तुम्हें किसी पर तो शक होगा। मैंने कहा, किसी के साथ दुश्मनी। गांव में है, उसे गांव में ही ढूंढो। पोस्टमार्टम करने वाले अंग्रेज सर्जन की फुर्ती देखिए। उसने शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे थाने में भेज दी। थाने से रिपोर्ट मेरे पास गांव में रात के पहले पहर पहुंच गई। इसमें लिखा था कि मकतूला की मौत रस्सी से गला घोंटने से वाक़ई हुई है। जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं और न ही कोई अंदरूनी चोट है। सर्जन ने मौत का वक्त वही लिखा था जो मेरा अंदाज़ा था, यानी पो फटने से पहले। सर्जन ने ये लिखकर मुझे परेशान कर दिया कि लड़की कंवारी थी। इससे मेरी उलझन बढ़ गई। मैंने सर्जन से इसी सवाल का जवाब पूछा था। उसने बाकायदा पोस्टमार्टम से वाज़ेह कर दिया कि लड़की पाक दामन थी। इसका मतलब ये था कि मकतूला के वालिदैन और गांव वाले सच्चे थे। मैं तफ्तीश को इस रुख पर ले जा रहा था कि लड़की का चाल चलन काबिल एतराज़ था और यही इसके कत्ल का बाइस बना। अब मुझे किसी और रुख पर चलना था, मगर किधर? मेरे रहने सोने का इंतज़ाम चौपाल में किया गया। सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं न खुद सोया न गांव वालों को सोने दिया। ज़िमनी रिपोर्ट लिखता रहा। जिस किसी से कुछ पूछने का ख्याल आया उसी वक्त उसे बुला लिया। मकतूला की लाश शाम में ही आ गई थी। गांव में कोहराम मच गया। लाश को रात ही शमशान भूमि जलाने के लिए ले गए। शमशान घाट पर पूरा गांव जमा था। मैं भी वहाँ मौजूद था। मैंने उन सबको मुखातिब करते हुए कहा, लड़की गांव की इज्जत होती है, मर्द इज्जत की खातिर मर मिटते हैं, मगर तुम तमाशा देखने इकट्ठे हो गए हो। क्या तुम नहीं चाहते कि इस मासूम लड़की के कातिल को पकड़कर सज़ा दिलाई जाए? पुलिस वाले जादूगर या फरिश्ते नहीं होते।
तुम्हारी मदद और तुम्हारे किसी ताउन के बगैर मैं कातिल को नहीं पकड़ सकता। तुम कोई अपनी कयासाराई करो, कोई राय दो, किसी को जो कुछ मालूम है मुझे बताओ। मैंने इन्हें बड़ा लंबा लेक्चर दिया, इन्हें शर्म दिलाई, इन्हें भड़काने की भी कोशिश की और इस दौरान हर एक के चेहरे को मैं गौर से देखता रहा। चेहरे की हल्की सी भी तब्दीली पुलिस को बहुत फ़ायदा दे सकती है। मैं ज़्यादा तवज्जो जवान और मनचले चेहरों पर मरकूज कर रहा था। मैंने महसूस कर लिया था कि मैं बड़ी ही मुश्किल तफ्तीश में उलझ गया हूँ। इन सब ने लड़की के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया, किसी एक ने भी कोई राय न दी। मैंने एक और तरीका इख्तियार किया, सबको अलग अलग करके पूछगछ का फैसला किया। मेरा ख्याल था कि किसी के दिल में कोई बात हुई तो वो सबके सामने बताने से हिचकिचाता होगा। मैंने इस हिजूम में से चंद एक नौजवानों और चंद एक बूढ़ों को अलग कर लिया। नौजवानों को इसलिए कि इनमें से कोई मकतूला के पीछे पड़ा होगा या उसका उम्मीदवार होगा और उसे मायूसी हुई होगी। मुझे तवक्को थी कि इनमें कोई रकीब होगा और रकाबत ने इसे कातिल बना दिया होगा। लड़की में इतनी इश्तियाल अंगेज़ कशिश थी कि कोई भी आदमी उसकी खातिर कत्ल का इर्तिकाब कर सकता था। मैंने ऐसे नौजवानों का इंतखाब किया जो शक्ल सूरत और लिबास से खाते पीते ज़मींदारों के बेटे लगते थे। मकतूला ऊंचे घराने की थी, उस तक कोई उसी के दर्जे का नौजवान रसाई हासिल कर सकता था। मैंने बूढ़ों को उससे अलग किया था कि वो कोई काम की बात बता सकेंगे या कोई राय ही दे देंगे। मैं फसलों और दरख्तों की एक ओट में चला गया और अकेले अकेले को बुलाया। मैंने हर एक से दोस्ताना लहजे में पूछगछ की। इसकी तफसीलात सुनाने की ज़रूरत नहीं, मैंने हर एक का चेहरा पढ़ा, मगर किसी से भी कुछ हासिल ना हुआ। तकरीबन सब ने ही लड़की के चाल चलन की तारीफ की। बूढ़ों ने भी मुझे मायूस कर दिया। सबकी तरफ से मायूस हो जाने के बावजूद मैं अपने इस यकीन पर कायम रहा कि कातिल गांव में है। मैंने थाने जाने की ना सोची। मैंने तहैया कर लिया कि कोई ना कोई सुराग और दो चार मुश्तबा अफराद अपने साथ लेकर जाऊंगा। फर्शनासी के अलावा इस दौर में संगीन वारदातों की तफ्तीश को टालना जुर्म समझा जाता था। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ जुराइम बर्दाश्त नहीं करता था। किसी वारदात की FIR करती थी तो उसी वक्त उसकी एक नकल इलाके के SP के यहाँ भेजी जाती थी। फिर तफ्तीश की रोज़मर्रा डायरी भेजनी पड़ती थी। मैंने जाए वारदात पर ही डेरा डाल दिया और सोचने लगा कि अब किसे लपेटे में लूँ। कोई खुरा खोज ना मिले तो थानेदार को अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, मुस्मिर-ए-ज़म के करतब दिखाने पड़ते हैं। अपने SI के साथ बातें करते करते मुझे ख्याल आया कि लड़की आखिरी मौके पर कत्ल हुई है। यहाँ खेतों को रात को पानी लगाया जाता है। कत्ल की रात भी पानी लगाया गया था। आखिरी मौके वाले खेतों को भी पानी दिया गया था। मैंने सुबह को तकरीबन 8:30 बजे लाश देखी थी। मेरे तजुर्बे के मुताबिक सुंदरी को चंद घंटे पहले कत्ल किया गया था, यानी रात के आखिरी पहर या सहर के वक्त। उसके माँ बाप ने मुझे बताया था कि वो सुबह के गहरे धुंधलके में दरिया में नहाने जाया करती थी। कत्ल का यही वक्त हो सकता था। मुझे ख्याल आया कि ये लोग रात को खेतों को बारी बारी पानी लगाते रहे हैं। शहरों के रहने वाले बाज़ लोगों को शायद मालूम ना हो कि नहरों से खेतों का पानी अपनी अपनी बारी पर लगाया जाता है। इस बारी पर भी किसानों के लड़ाई झगड़े होते हैं, ये एक अलग मौजू है। आखिरी मौके वाले की बारी आखिरी में आती है। मैंने उस सिस्टम पर गौर किया तो मेरे दिमाग में आई कि सुंदरी रात के आखिरी पहर या पौ फटने से पहले कत्ल हुई है और आखिरी मौके के करीबी खेतों के मालिक ने उसी वक्त पानी लगाया होगा। मैंने इससे पूछगछ का फैसला किया, लेकिन इससे पहले ये बेहतर समझा कि रात को पानी लगाने वाले दूसरे आदमियों के साथ भी दो चार बातें कर लूँ। मैंने इन तमाम आदमियों को अलग कर लिया जिन्होंने रात खेतों को पानी लगाया था। यहाँ मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि मैंने मकतूला के माँ बाप की इस बात पर यकीन नहीं किया था कि लड़की पाकबाज थी, और इनके इस बयान पर भी मुझे शक था कि मकतूला पौ फटने से पहले जमुना में नहाने गई थी। इसकी माँ ने ही बताया था कि सुंदरी वापस ना आई तो उसने सहेलियों से पूछा। सहेलियों ने इसे बताया कि आज सुबह सुंदरी उनके साथ गई ही नहीं।
इससे मेरे दिल में ये शक पैदा हो गया था कि मकतूला रात को चोरी छुपे किसी की खातिर घर से निकली और यहाँ आकर मारी गई। मैंने रात खेतों को पानी लगाने वालों को अलग अलग अपने पास बुलाया और 2-3 सवालों के जवाब हासिल करने के लिए इनसे तफ्तीश की कि उन्होंने रात को दरिया के करीब से किसी औरत की चीख या कोई और आवाज़ सुनी थी, और अगर सुनी थी तो वक्त क्या था। इन लोगों के पास घड़ियां तो थी नहीं, वो चांद के घटने बढ़ने या सितारों की हरकत और उनकी बदलती हुई पोजीशन से वक्त बताया करते थे। मैंने इन सब के साथ मगजमारी कर ली। मैं हलकान हो गया, मगर सबने मुझे एक ही साथ जवाब दिया कि उन्होंने रात कोई आवाज़ और किसी की चीख नहीं सुनी। अब आखिरी मौके वाला रह गया था, उसे मैंने सबसे आखिर में बुलाया। दूसरों की निस्बत मुझे उस पर पुख्ता शक था। एक वजह तो बता चुका हूँ कि उसने सबसे आखिर में पानी लगाया था। ये वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक कत्ल का वक्त था। शक की दूसरी वजह ये थी कि वो जवां साल और खुशहाल जमींदार था। उसके मुतालिक कहा जा सकता था कि वो मकतूला के ख़ानदानी मयार का आदमी है। मैंने उससे पूछा कि उसने किस वक्त अपने खेतों को पानी लगाया था। जब चांद घटने लगता है, उसने जवाब दिया। ये वक्त उस वक्त से कुछ पहले का था जब मेरे अंदाजे के मुताबिक मकतूला कत्ल हुई। मैंने उससे एक एक लम्हे की जो उसने खेतों में गुजारा और एक एक कदम की जो उसने वहाँ उठाया तफसील पूछनी शुरू कर दी। इसके जवाबों से सवाल निकाले और जिरह की। वो घबराने लगा। मेरा शक रफ़े न हुआ। मैं ओट में था। मैंने दूसरा तरीका बल्कि तीसरा 3rd डिग्री तरीका इख्तियार किया। उसे ओट में लिटाकर तशद्दुद किया, मगर बेसूद। आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा कि इसका कत्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब अंग्रेज़ अफसरों की फर्श शनासी तो मुलाहिज़ा फरमाइए। दिन का पिछला पहर गुजर रहा था। मैं अभी जाए वारदात पर था। लड़की के गांव में अभी नहीं गया था। थाने से मैं FIR काट कर चला था। मुहर्रिर ने दस्तूर के मुताबिक एक नकल बतौर स्पेशल रिपोर्ट इलाके के SP को भेज दी थी। वो दिल्ली में था और दिल्ली वहाँ से दूर नहीं थी। शाम से पहले ये अंग्रेज़ SP जीप पर मौका वारदात पर पहुँच गया। वो पहले मेरे थाने में गया था। वहाँ से उसने गाइड लिया और मौका वारदात पर आ गया, जो थाने से कमोबेश 15 मील दूर था। मैं आज सोचता हूँ कि पुलिस के बड़े अफसरों में फ़र्ज की लगन हो तो छोटे अफसर कोताही की जुर्रत नहीं कर सकते और जुराइम पर इसी तरह काबू पाया जा सकता है। SP ने मुझसे वारदात की तफसील सुनी और मैं उस वक्त तक जो तफ्तीश कर चुका था वो भी मुझसे सुनी। वो हम सबको साथ लिए मकतूला के गांव को चल पड़ा। गांव में जाकर उसने मकतूला का घर पूछा और उस घर के अंदर चला गया। मैं उसके साथ था। मैंने घर के तमाम कमरे देखे। मकतूला के माँ बाप से पूछा कि वो कहाँ सोया करती थी। SP ने वो कमरा देखा और वो रसोई में भी चला गया। हिंदू रसोई को इस कदर पाक साफ रखते हैं कि किसी को उसके करीब नहीं जाने देते। SP ने रस्म और रवाज की परवाह न की। सहन की दीवार औसत दर्जा आदमी के कद से 1.5 फीट ऊंची थी। इसके दोनों तरफ मिट्टी का लेप किया हुआ था। SP ने तमाम दीवार को अंदर और बाहर से और इसके ऊपर चढ़कर भी देखा। मैं समझ गया कि वो क्या देख रहा है। उसे शक था कि मकतूला दीवार फलांकर बाहर निकली होगी या 1 या 2-3 आदमी दीवार फलांकर अंदर आए होंगे और लड़की को उठा ले गए होंगे। SP दीवार के लेप पर हाथों और पाँव की रगड़ के निशान देख रहा था। दीवार बिल्कुल साफ थी। कोई ऐसा निशान ना मिला जिससे पता चलता कि इस पर कोई चढ़ा और उतरा है। SP छत पर चला गया। मैं भी साथ था। ऊपर एक कमरा और उसके आगे बरसाती थी। SP ने यह कमरा देखा, चारों तरफ मुंडेर देखी, झुककर बुलंदी का अंदाज़ा किया। नीचे आया तो सहन में उसे एक सीढ़ी पड़ी नजर आई। उसने सीढ़ी पर तवज्जो मरकूज़ कर ली। मकतूला के माँ बाप से इसके मुतालिक के एक सवाल पूछ डाले। मसलन ये सीढ़ी अमूमन कहाँ पड़ी रहती है, गुज़िश्ता रात कहाँ थी, ये यहाँ क्यों पड़ी है, किसने यहाँ रखी थी, इससे क्या काम लेते हैं, वगैरह वगैरह। सब कुछ देखकर उसने मुझे अलग ले जाकर कहा कि इसे यहाँ कोई टेल मार्क यानी ऐसा कोई निशान या सुराख नज़र नहीं आया जो वारदात के राज को बेनकाब कर सके। जिन लड़कियों के साथ वो हर सुबह दरिया पर जाया करती थी, तुमने उन्हें क्यों नज़रअंदाज किया है? मुझे उनसे मिलना ही था, मैंने जवाब दिया। लेकिन ये काम गांव में आकर ही हो सकता था। मैंने लड़कियों को गांव से इतनी दूर खेतों में बुलाना मुनासिब नहीं समझा। ये काम मुझे करने दो, उसने कहा। किसी से कहो
کہ ان تمام لڑکیوں کو ساتھ لائے جو مقتولہ کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ لڑکیوں کو بلا لیا گیا۔ پولیس کے انگریز افسر کو دیکھ کر لڑکیاں گھبرا رہی تھیں۔ ایس پی بڑی اچھی اردو بولتا تھا۔ ان کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ شریفانہ مذاق شروع کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا کہ تمہاری سہیلی جو قتل ہوئی ہے وہ بہت خوبصورت تھی۔ تم سب خوبصورت ہو، لیکن سنا ہے اس کی چال مورنی جیسی تھی۔ وہ اسی طرح باتیں کرتا رہا۔ تمام لڑکیوں کے آنسو بہنے لگے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں سندری سے بہت محبت تھی۔ اگر تمہارے آنسو اس کی محبت کی وجہ سے نکلے ہیں اور اگر یہ خوف اور گھبراہٹ کے آنسو نہیں تو مجھے اپنی سہیلی کا راز بتا دو۔ ایس پی نے لڑکیوں سے کہا، سہیلیاں ایک دوسرے کی رازدان ہوتی ہیں۔ تمہاری سہیلی کسی کو چاہتی تھی، کوئی اور بھی تھا جو اسے چاہتا تھا، لیکن تمہاری سہیلی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے یہ بتا دو کہ وہ کسے چاہتی تھی، اس سے قاتل کا سراغ مل سکتا ہے۔ میں تمہاری اتنی پیاری سہیلی کے قاتل کو سزائے موت دلاؤں گا۔ لڑکیاں خاموش رہیں اور ان کے آنسو بہتے رہے۔ ان سے کوئی سراغ نہ ملا تو ایس پی مجھے مقتولہ کے گھر کے بالائی کمرے میں لے گیا۔ ہم دونوں غور و خوض کرنے لگے۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ قاتل اسی گاؤں میں ہے اور یہ کسی جرائم پیشہ کی واردات نہیں۔ نمبردار کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے علاقے کے نمبرداروں سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ اس نمبردار کے متعلق مجھے ہمیشہ اچھی رپورٹیں ملی تھیں، بلکہ گاؤں والے اس کی تعظیم کرتے تھے۔ میں نے ایس پی کو بتایا کہ اس نمبردار کے خلاف مجھے کبھی کوئی بری رپورٹ نہیں ملی۔ اسے اوپر بلاؤ، اس نے کہا۔ نمبردار اوپر آیا تو ایس پی نے کہا کہ اب ایک ایک لڑکی کو اوپر بلاؤ اور تم اور نمبردار میرے ساتھ کمرے میں موجود رہو۔ تمام لڑکیاں نوجوان تھیں۔ ایس پی کسی لڑکی کو تنہائی میں اپنے ساتھ کمرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ہمیں اس نے ایک تو گواہ کی حیثیت سے ساتھ رکھا کہ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت نہیں کی، اور دوسرے اس لیے کہ ہم دونوں کی موجودگی میں کسی لڑکی کے گھبرانے اور ڈرنے کا خطرہ نہیں تھا۔ ایک ایک لڑکی اوپر آئی۔ ایس پی نے ہر ایک کو بہت کوریدا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ لڑکی کسے چاہتی تھی یا اسے کون چاہتا تھا، اور کیا یہ سچ ہے کہ آج صبح سندری ان کے ساتھ نہیں گئی یا لڑکیاں جھوٹ بول رہی ہیں۔ کسی لڑکی سے کوئی بھید نہ ملا۔ ایس پی مایوس ہو گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ایس پی نے مجھے حکم دیا کہ میں گاؤں میں ہی رہوں اور تفتیش جاری رکھوں۔ قاتل کا سراغ ملنے تک مجھے گاؤں میں ہی رہنا تھا۔ اس نے میرے کیمرے میں سے فلم نکالی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے پورے وثوق سے کہا کہ قاتل اسی گاؤں میں ہے، اسے یہیں ڈھونڈو۔ مقتولہ کی ماں سے میں بہت کچھ پوچھ چکا تھا اور پوچھنے کے باوجود بھی مجھے کوئی سراغ نہ ملا، اس لیے اب میں نے اس کے باپ کو بلایا۔ وہ ہندو جاٹ تھا، نام چودھری حاکم سنگھ۔ اس نے جو بیان دیا وہ اس کی بیوی کے بیان کی تائید تھا۔ وہ بھی اپنی بیٹی کو نیک چلن اور پاک باز کہتا تھا، جو کہ میں ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ تاہم میں نے مقتولہ کے باپ کو یہ کہہ کر پریشان نہ کیا کہ مجھے اس کی بیٹی کے چلن پر شک ہے۔ یہ تو مجھے اطمینان تھا کہ میں اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کر لوں گا۔ لڑکی کی شادی کے متعلق باپ نے بھی یہی بتایا کہ اپنی شادی کو صرف اس لیے التوا میں لڑکی ڈالتی جا رہی تھی کہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ رشتے تو بہت آتے تھے، باپ سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو میں نے نمبردار کو الگ کر لیا۔ وہ ہندو راجپوت تھا۔ مقتولہ کے والدین کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ سرکاری آدمی ہے، کچھ بتائے گا، لیکن اس نے بھی ایسا بیان دیا جو مقتولہ کے ماں باپ کے بیانات کی تائید کرتا تھا۔ اس نے بھی لڑکی کے چال چلن کی تعریف کی، بلکہ اس نے کہا کہ وہ تو پاکیزگی کا نمونہ تھی۔ اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ باقی رات میری جاگتے گزر گئی۔ صبح طلوع ہوئی۔ میرے دماغ پر نیند اور ایک سوالیہ نشان کا قبضہ تھا۔ ابھی میں سوچ بھی نہ پایا تھا کہ تفتیش کو کس رخ پر ڈالوں کہ میرے تھانے کا ایک کانسٹیبل ڈاکے کی ایک رپورٹ لے کر آ گیا۔ محرر نے FIR کاٹ دی تھی۔ مجھے ڈاکے والے گاؤں فوراً پہنچنا تھا۔ وہ گاؤں وہاں سے کم و بیش 20 میل دور تھا۔ میں نے ASI کو، جو میرے ساتھ تھا، قتل والے گاؤں ایک کانسٹیبل کے ساتھ رہنے کو کہا اور اسے تفتیش کے متعلق کچھ ہدایات دیں۔ پھر میں نے SP کے نام ایک چٹھی لکھی کہ فلاں گاؤں سے ڈاکے کی رپورٹ آئی ہے، اس لیے میں ASI کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ قتل والے گاؤں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
एसपी को ये इत्तला देनी ज़रूरी थी। मैंने चिट इस कांस्टेबल को दी जो डाके की रिपोर्ट लेकर आया था और उसे कहा कि वो सीधा दिल्ली जाए और ये चिट एसपी साहब तक पहुंचा दे। मैं एक कांस्टेबल को साथ लिए डाके वाले गांव चला गया। एक हिंदू साहूकार के घर इस तरह डाका पड़ा कि गांव वालों के अंदाजे के मुताबिक 5-6 डाकू रात को आए। एक ने छत पर खड़े होकर बंदूक से हवाई फायर किए ताकि गांव वाले डर कर दुबक जाएं। बाकी डाकू अंदर गए, घर वालों को तशद्दुद से खौफजदा करके चाबियां लीं और बेशुमार नकदी, जेवरात और कीमती कपड़े ले गए। साहूकार बड़ी मोटी असामी होती है। ये लोग सूद पर कर्जा देते और जेवरात या ज़मीन गिरवी रखते हैं। इस दौर में जब बैंक बहुत कम होते थे, हिंदू साहूकार कसीर रकम और जेवरात देहाती इलाके में घरों में रखते थे। मैं तफ्तीश में मसरूफ़ हो गया। इस डाके की पूरी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। बड़े दुश्वार और ख़तरनाक हालात से गुजरकर मैंने डाकुओं का सुराग पा लिया। तब पता चला कि ये इश्तहारी मुजरिमों का गिरोह है जिनकी गिरफ्तारी के लिए कसीर रकमों के इनाम का ऐलान बहुत पहले किया गया था। ये बात की बात है। मैंने इस गांव में 3 दिन गुजारे। तफ्तीश अभी इब्तिदाई मरहले में थी। मैं अपने थाने में ना गया, न अपने घर जा सका। चौथे रोज़ सीआईए का एक हिंदू इंस्पेक्टर मेरे पास डाके वाले गांव आया। उसने मुझे बताया कि कत्ल वाले गांव से रवाना होते वक्त मैंने एसपी को जो चिट भेजी थी, इस पर एसपी ने ये कार्रवाई की कि इसी रोज़ सीआईए के इस इंस्पेक्टर को कत्ल वाले गांव सुंदरी के कत्ल की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए भेज दिया। हर रोज़ तफ्तीश की कारगुजारी तहरीर करके हेडक्वार्टर में भेजी जाती थी। सीआईए के इंस्पेक्टर की 3 दिन की कारगुजारी देखकर एसपी गालिबन मुतमईन न हुआ। तफ्तीश में कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। इसने इंस्पेक्टर को हुक्म भेजा कि वो डाके की तफ्तीश संभाले और मैं वापस कत्ल वाले गांव चला जाऊं। इंस्पेक्टर ने मुझे कहा, मैं 3 दिन झक मार आया हूं, कोई सुराग नहीं मिला। मैं कुछ घबराया। घबराहट उस वक्त और बढ़ गई जब मुझे एसपी का ये हुक्म मिला कि तुम अगर कत्ल की तफ्तीश में नाकाम हो गए तो तुम्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा। मुझे एक खतरा और भी नज़र आ रहा था। मैं जिस एएसआई को कत्ल वाले गांव में छोड़ आया था वो हिंदू था और सीआईए का ये इंस्पेक्टर भी हिंदू था जिसने मेरी गैर हाजिरी में कत्ल की तफ्तीश संभाली थी। गांव की तमाम तर आबादी हिंदू थी। मुझे डर था कि इन सब ने मिलकर तफ्तीश को और ज़्यादा मुश्किल बल्कि नामुमकिन बना दिया होगा। एसपी मेरे कैमरे से जो फिल्म निकाल कर ले गया था, मुझे पता चला कि उसने फिल्म धुलवाकर मकतूला की तस्वीरें कत्ल की खबर के साथ दिल्ली के अंग्रेज़ी और उर्दू अखबारों को दे दी थीं। अखबारों में खबर और तस्वीर छप जाने से कत्ल की ये वारदात और ज़्यादा अहम हो गई। उस दौर में कत्ल की वारदातें बहुत कम होती थीं। कत्ल की खबर सुनकर लोग चौंक उठते थे। पुलिस की मशीनरी तूफान की तरह उठती और सरगर्म हो जाती थी। पाकिस्तान में तो दिन दहाड़े कत्ल की वारदातें होती हैं और यूँ लगता है जैसे कि कोई बाज़पुरस करने वाला है ही नहीं। अगर कोई कातिल पकड़ा जाए तो अदालत में कई कई साल मुकदमा चलता और कातिल इस तगाज़ा की किसी न किसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर बरी हो जाता है। मैं कत्ल वाले गांव गया। मुझे तफ्तीश मुकम्मल किए बगैर थाने में जाने की इजाज़त नहीं थी। मैंने गांव के मुखबिरों से पूछा कि मेरी गैर हाजिरी में लोटा नमक वाली रस्म तो नहीं हो गई। उन्होंने यकीन दिलाया कि ऐसी कोई रस्म नहीं हुई। आपकी दिलचस्पी के लिए बताता हूँ कि ये लोटा नमक क्या होता है। किसी गांव के लोग गांव का कोई राज छुपाना चाहते थे तो एक लोटे में नमक और पानी डालकर हलफ उठाते थे कि वो ये बात बाहर के किसी आदमी को नहीं बताएंगे। इस रस्म को मजहबी रंग दिया जाता था। हलफ की खिलाफ वर्जी को हिंदू गुनाह समझते थे। भारत के देहात में अब भी ये रस्म राइज होगी। मुझे डर था कि कत्ल के सुराग को छुपाने के लिए इस गांव के लोगों ने लोटा नमक पर हलफ उठा लिया होगा। ज़रा गौर फरमाइए कि एक अंग्रेज़ एसपी, सीआईए का एक इंस्पेक्टर और मैं पूरी कोशिश के बावजूद तफ्तीश में 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके थे। मामूली सा भी कोई सुराग नहीं मिला था। मुखबिर गांव में मौजूद थे, वो भी राज की कोई बात नहीं बता सके थे। उन्होंने यही बताया कि गांव में लोटे नमक की रस्म नहीं हुई। इससे मुझे ये तशवीश हुई कि कातिल इस गांव का रहने वाला नहीं, बाहर का है। मैंने चौपाल के सामने गांव वालों की पंचायत बुलाई। मैंने देखा कि सब पर खौफ और हिरास तारी था। पंचायत के लिए कई घरों की चारपाइयाँ मंगवाई गईं। गांव के लोग चारपाइयों पर बैठते हैं। सब आ गए तो मैंने इन्हें शर्म दिलाई।
انہیں گمنام قاتل کے خلاف بھڑکایا اور ڈرایا بھی۔ حاضرین میں سے بعض نے اپنی اپنی رائے بھی دی، مگر مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ شام سے کچھ پہلے پنچایت برخاست ہوئی اور چند ایک آدمی چارپائیاں اٹھا اٹھا کر ان گھروں کو بچانے لگے جہاں جہاں سے وہ آئی تھیں۔ میرا پلنگ چوپال کے باہر پڑا تھا۔ میری نظر غیر ارادی طور پر ایک چارپائی پر پڑی۔ یہ اچھی قسم کی چارپائی تھی، پائے رنگین تھے۔ یہ ستلی کی تھی اور اس کی ادوائن پٹسن کی تھی۔ اس ادوائن نے جیسی میری نظروں کو جکڑ لیا ہو۔ چوکیدار یہ چارپائی اٹھا کے لے جانے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس چارپائی کو وہ یہیں رہنے دے، میں ادوائن کو غور سے دیکھنا چاہتا تھا۔ چوکیدار سے میں نے یہ کہا کہ اس چارپائی کی مجھے کاغذات اور اپنی اشیاء رکھنے کے لیے ضرورت ہے، وہاں میز نہیں تھی۔ چوکیدار نے چارپائی میرے پلنگ کے ساتھ رکھ دی۔ یہاں میں گناہ اور سزا کے متعلق ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کوئی جرم کر کے لوگوں سے اور پولیس سے چھپا سکتے ہیں، خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ قتل، اور وہ بھی کسی معصوم کا قتل کا سراغ زمین کی آخری تہوں میں چھپا دو، پھر بھی بے نقاب ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کہانی میں کہیں کہا ہے کہ پولیس والے فرشتے یا جادوگر نہیں ہوتے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تفتیشی افسر کوتاہی نہ کرے اور اپنے فرائض میں دلچسپی لے تو وہ سراغ پا ہی لیتا ہے۔ سندری کے قتل جیسی وارداتوں میں مشکل پیش آ جاتی ہے، لیکن خدا کی مدد سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بھی اللہ کو مدد کے لیے پکارا تھا اور میں مایوس نہیں تھا۔ یہ خدائی اشارہ تھا کہ میری نظر اس چارپائی کی ادوائن پر پڑی تو میرا دماغ تھکن کے باوجود تر و تازہ ہو گیا۔ اس ادوائن میں مجھے یہ خاص چیز نظر آئی تھی کہ اس کے آخری دو چکر مختلف رسی کے تھے، یعنی آخر میں ادوائن کے ساتھ مختلف ادوائن کا ٹکڑا جوڑا گیا تھا۔ اس ٹکڑے کا آخری سرا صاف نظر آ رہا تھا کہ چھری یا چاقو سے کاٹا گیا ہے۔ یہ فالتو ٹکڑا باقی ادوائن کی نسبت نیا تھا۔ میرے پاس ادوائن کا وہ ٹکڑا تھا جو مقتولہ کے گلے میں پڑا تھا اور جس سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ لاش جب پوسٹ مارٹم کے لیے گئی تو یہ رسی اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ میں نے ساتھ لکھ بھیجا تھا کہ یہ رسی مجھے واپس کی جائے، اسے ایگزبٹ کے طور پر عدالت میں پیش کرنا تھا۔ چنانچہ رسی کا یہ ٹکڑا میرے پاس واپس آ گیا تھا اور میرے بیگ میں پڑا تھا۔ ادوائن کے اس ٹکڑے کی جو ادوائن کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اس کی حیثیت میرے لیے وہی تھی جو ڈوبنے والے کے لیے تنکے کی ہوتی ہے۔ مہم سی امید تھی کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پولیس والوں کی چھٹی حس بھی ہوتی ہے جو تجربے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ حس مجھے بتا رہی تھی کہ میں غلط سمت کو نہیں جا رہا۔ میں نے اپنے ASI کو اس راز میں شریک کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پہلے میں یقین کر لینا چاہتا تھا کہ جس رسی کے پھندے سے سندری کو قتل کیا گیا ہے وہ اسی ادوائن کے اضافی ٹکڑے سے کاٹی گئی ہے۔ اگر مقتولہ کی لاش چند دنوں بعد برآمد ہوتی تو لاش سوج چکی ہوتی اور رسی گوشت کے اندر دھس گئی ہوتی۔ جسم سے خارج ہونے والی رطوبت رسی کا رنگ بدل دیتی، پھر رسی کی پہچان مشکل ہو جاتی۔ لاش قتل سے چند گھنٹے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی تھی، جب یہ تر و تازہ تھی اور رسی کا نیا پن قائم تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میرے لیے لالٹین آ گئی۔ میں نے ASI اور کانسٹیبل کو 3-4 آدمیوں کے نام بتا کر کہا کہ ان کے گھروں میں جا کر پوچھ گچھ کرو۔ انہیں کچھ ہدایات بھی دے دیں۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ دونوں چوپال سے غائب ہو جائیں اور میں تنہا رہ جاؤں۔ وہ چلے گئے تو میں نے لالٹین کی روشنی میں لاش کے گلے سے ملنے والی رسی چارپائی کی ادوائن کے اضافی ٹکڑے سے ملائی۔ ایک ہی نظر میں یہ دونوں ٹکڑے ایک جیسے لگتے تھے، لیکن مجھے زیادہ گہری نظر سے دیکھنا تھا کیونکہ یہ رسیاں مجھے عدالت میں پیش کرنی تھیں جہاں صفائی کے وکیل اور جج صاحبان بال کی کھال اتار کر دیکھا کرتے تھے۔ میں جب رسی کے ٹکڑے کو ادوائن کے ساتھ ملا کر دیکھ رہا تھا تو 2-3 بار مجھے خیال آیا کہ میرا دماغ چل گیا ہے، مگر میں اس قدر ڈھیٹ یا ضدی ہو چکا تھا کہ میں رسیوں کے دونوں ٹکڑوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر دونوں کے ایک ایک تار کو دیکھتا رہا۔ اور پھر یہ خدا کا اشارہ تھا جو میرے خلوص نیت اور دیانت و محنت کے صلے میں مجھے ملا کہ قتل کا راز انہی 2 رسیوں میں ہے۔ خدائے ذوالجلال نے ایک بے گناہ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میرے دماغ میں عقل ڈال دی اور میں پرسکون ہو کر سکون کی نیند سو گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو چوکیدار آیا۔
मैंने अपने एएसआई को ना बताया कि मैंने क्या सुराग पाया है। एक तो मैं उसे हिंदू होने की वजह से एतमाद में नहीं लेना चाहता था और उससे अभी ये सुराग छुपाए रखने की ये वजह भी थी कि मेरी सुराग रसानी गलत हो सकती थी। मैं खिफ़्फ़त से बचने की कोशिश कर रहा था। मुझे अब ढके छुपे तरीके से मालूम करना था कि ये चारपाई किसकी है। अरे भाई, मैंने मजाक के लहजे में चौकीदार से कहा, कल सबकी चारपाइयाँ इनके घरों में ठीक पहुँच गई थीं, कोई हेरा फेरी तो नहीं हुई? ना हुजूर, उसने जवाब दिया, कोई गड़बड़ नहीं हुई, हर एक की चारपाई उसे वापस मिल गई है। और ये चारपाई जो मैंने रखवा ली थी, मैंने कहा, ये किसकी है? देखना कोई और ना उठा ले जाए। इसे कोई और उठा के नहीं ले जा सकता हुजूर, चौकीदार ने जवाब दिया, ये हमारे पंडित जी महाराज की है। मुझे यूं धचका लगा जैसे चौकीदार ने पंडित महाराज नहीं कहा बल्कि मेरे दिल में छुरी घोंप दी है। पंडित महाराज का कत्ल के साथ क्या ताल्लुक? मुझे रस्सियों का राज बेमायनी नजर आने लगा। डूबते को तिनके का सहारा मिला था, वो भी क्या, मगर तफ्तीश इतने छोटे छोटे शकूक व शुबहात के भरोसे से की जाती है जिन्हें आम लोग जरा सी भी अहमियत नहीं देते। इस गांव में एक ही मंदिर था और ये महाराज इसके पंडित थे, जैसे हमारे खतीब और इमाम होते हैं। हिंदुओं के यहाँ मंदिर के पंडित का दर्जा पीरो मुर्शिद से ज़्यादा होता है। मैं रस्सी के राज से अभी दस्तबरदार होने पर आमादाना था। मैंने सोचा कि अगर ये चारपाई पंडित की है और इसी की अजवाइन से टुकड़ा काट कर सुंदरी को कत्ल किया गया है, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि कातिल पंडित ही हो। इसका कोई बेटा हो सकता है, कोई मुलाजिम हो सकता है, मंदिर में रहने वाला कोई बाल का हो सकता है। मैंने पंडित को बुलाने का इरादा किया, मगर उसे मुश्तबा की हैसियत से बुलाना अच्छा न लगा। भाई, आपके पंडित जी महाराज ब्राह्मण देवता हैं, मैंने चौकीदार से कहा। इनके तो मैंने दर्शन भी नहीं किए, इन्हें हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम बोलना, मैं खुद तो वहाँ जा नहीं सकता, क्या वो तशरीफ़ ले आएंगे? हिंदू चौकीदार बहुत खुश हुआ कि एक मुसलमान इनके पंडित का इस कदर एहतराम करता रहा है। वो दौड़ा हुआ गया और पंडित को साथ ले आया। वो पंडितों के हुलिये में था, हाथ में माला थी जो वो जपता हुआ आ रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया और ताज़ीम और एहतराम से चौपाल के बाहर बिठाया। मैं गुलामों की सी हरकत और बातें करने लगा। महाराज, मैंने हाथ जोड़कर कहा, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। पुलिस कप्तान ने हुक्म भेजा है कि कातिल को नहीं पकड़ सकोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। आप ब्राह्मण देवता हैं, मंदिर के पुजारी हैं, आप ब्राह्मण हैं और मैं सैयद हूँ। अपने अपने मज़हब में हम दोनों का दर्जा एक जैसा है, मेरी मदद करें। मैंने सुना है कि ब्राह्मण देवता गैब का हाल बता देते हैं, कुछ करें वरना मैं मारा जाऊँगा। कातिल इस गांव में नहीं है, पंडित ने कहा, यहाँ से चले जाओ, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानता। उसने ये बात कही तो वैसे ही थी जैसे हमारे पीर अपने ऊपर जलाल तारी करके उजड़ मुरीदों के साथ बात किया करते हैं। लेकिन मैं मुरीद नहीं, थानेदार था और मैं तफ्तीश कर रहा था, इसलिए मैं उसके चेहरे और उसके अंदाज को बहुत ही गौर से देख रहा था। मैंने उसके अंदाज में कुछ नोट कर लिया। कुछ शक सा हुआ। मैंने आपकी चारपाई रात रखवा ली थी, मैंने कहा, यह अभी वापस भिजवा रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। उसने कोई जवाब न दिया, फौरन उठ खड़ा हुआ और बाहर को चलने लगा। मैंने फिर उसका चेहरा और उसका अंदाज देखा। यूं पता चलता था जैसे वो इस कमरे से भाग जाने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर देख लें, मैंने इसे कहा, ये चारपाई आप ही की है? हाँ हाँ, उसने कुछ झुंझुलाकर और कुछ घबराकर जवाब दिया, चारपाई मेरी ही है। वो चलने लगा। मैंने उसके आगे होकर रोक लिया और रस्सी का वो टुकड़ा जिससे मकतूला को कत्ल किया गया था अंदर ले जाकर उसके आगे कर दिया और धीमी सी आवाज़ में कहा, रस्सी का ये टुकड़ा आपकी चारपाई की अजवाइन का है। मैंने ये टुकड़ा अजवाइन के साथ रखकर पूछा, इन दोनों को देखें और मुझे बताएं कि इनमें क्या फ़र्क है। मुझे तवक्को थी कि वो मुझे डांट देगा या झुंझुला कर कहेगा कि मैं इसे नाहक परेशान कर रहा हूँ, लेकिन उसका रद्द अमल मेरी तवक्कुआत से बिल्कुल उलट निकला। रस्सी के टुकड़े को अपनी चारपाई की अजवाइन के साथ देखकर और मेरा सवाल सुनकर उसके चेहरे का रंग पीला फिर सफ़ेद हो गया, जैसे चेहरे से खून गायब हो गया हो। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ गईं
आंखों का रंग भी सफ़ेद हो गया। उसका सर डोला और वो तेवरा कर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो देखा कि वो तो बेहोश हो चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उसकी मदद से पंडित को उसी की चारपाई पर डाला। चौकीदार पानी लेने को दौड़ा। इतने में बाहर मुझे शोर सुनाई दिया। पुलिस कप्तान आ गया। ये मेरा अंग्रेज़ एसपी था जो मेरी तफ्तीश देखने आया था। उसके पास जीप थी। उसने आकर पंडित को बेहोश पड़े देखा तो मुझसे पूछा कि इसे क्या हुआ है। मैंने सारी बात बता दी। एसपी ने मुझ पर यह इल्ज़ाम दाग दिया कि मैंने इस पर तशद्दुद किया है। यह खबर लोगों को भी मिल गई कि पंडित बेहोश पड़ा है। उन्होंने बुलंद आवाज़ से एहतजाज शुरू कर दिया कि मुसलमान थानेदार ने इनके पंडित को मारा पीटा और बेहोश कर दिया है। एसपी भी यही कह रहा था। अच्छा हुआ कि मैं इधर आ गया, एसपी ने कहा। मैं डाके वाले गांव का आया था, वहां से इधर तुम्हारी कारगुजारी देखने आ गया हूँ। तुमने बहुत बुरा किया है कि इनके पंडित का यह हाल कर दिया है। मेरी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बन गई। इतना खौफतारी हुआ कि वहाँ खड़ा रहना मुहाल हो गया। अल्लाह का भरोसा था, इसी को याद किया। पंडित की आंखें खुली, वो होश में आ गया था। पहले मैं वहाँ अकेला था। पंडित की आंख खुली तो उसने मेरे साथ अंग्रेज़ पुलिस कप्तान को खड़े देखा। इसके अलावा उसे गांव के लोग भी खड़े नजर आए। वो और ज़्यादा घबराया। आहिस्ता आहिस्ता वो उठा। अब उसके अंदाज से पता चलता था कि वो पंडित नहीं, महाराज और ब्राह्मण देव भी नहीं। वो अब आम सी किस्म का इंसान था जिसकी मर्दानगी और मजहब पर कत्ल जैसे भयानक जुर्म का आसेब तारी हो गया था। उसने मेरी तरफ देखा। हम सब खामोश थे। ज़रा अंदर चलें, उसने मुझसे कहा। मैं उसके साथ कमरे में चला गया। साहब को भी बुला लें, उसने कहा। मैंने एसपी को अंदर बुला लिया और हम बैठ गए। पंडित बैठे बैठे उठ खड़ा हुआ और उसने हमारे आगे हाथ जोड़ दिए। लड़की को मैंने कत्ल किया है, उसने पुरसुकून आवाज़ में कहा, और कत्ल इसी रस्सी से किया है। ये मैंने इस अदवाइन से काटी थी। पहले पंडित का रंग फूक हुआ था, अब मेरा और एसपी का रंग उड़ गया। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एसपी ने पंडित को यूं देखा जैसे उसे शक हो कि पंडित का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। क्यों कत्ल किया है? एसपी ने पूछा। ये लड़की गांव के खूबसूरत नौजवान जयमल सिंह को चाहती थी, पंडित ने जवाब दिया। ये सिर्फ मुझे मालूम है कि उसने जयमल सिंह के साथ शादी करने का फैसला कर रखा था। ये शादी हो भी जाती, मगर मैं नहीं चाहता था कि शादी हो। क्यों? एसपी ने पूछा। लड़की पर आपकी नज़र थी क्या? नहीं, उसने जवाब दिया। अपनी बेटी पर कोई बाप बुरी नज़र नहीं रख सकता। बेटी? जी हुजूर, पंडित ने कहा। सुंदरी और जयमल की शादी इसलिए नहीं हो सकती थी कि वो बहन भाई थे और इनका बाप मैं हूँ। पंडित ने ये सूरत हाल इन अल्फाज में वाज़ेह की। मैं मंदिर का पंडित और पुजारी हूँ। मंदिर में औरतें अपनी मुरादें पूरी कराने आती हैं जो वो मेरे आगे बयान करती और मुझे भगवान का ख़ास देवता और ख़ास आदमी समझती हैं। बे औलाद औरतों की हालत सबसे ज़्यादा बुरी होती है। औलाद की खातिर वो हर वो कीमत देने पर आमादा हो जाती हैं जो इनके बस में होती है। सुंदरी और जयमल की माएँ शादी के चंद ही साल बाद मेरे पास औलाद के लिए आने लगी थीं। दोनों बहुत खूबसूरत थीं। मंदिर के पंडित को हिंदू औरतें देवता समझती हैं। मैंने दोनों को औलाद दी और इस तरह मैं सुंदरी का भी बाप बना और जयमल का भी। मेरे सिवा और कोई नहीं जानता कि सुंदरी और जयमल का बाप मैं हूँ। इसके बाद न सुंदरी की माँ मेरे पास आई न जयमल की। सुंदरी की तरह जयमल भी अपने माँ बाप की वाहिद औलाद है। दोनों माँओं ने और किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। 18 साल बाद मुझे जब सुंदरी और जयमल ने बताया कि वो शादी कर रहे हैं और जब सुंदरी ने बताया कि वो जयमल के साथ शादी करने का तहैया कर चुकी है तो मैं कांप गया। बहन भाई खामिंद और बीवी नहीं बन सकते। मेरे लिए इन दोनों में से एक को ख़त्म करना ज़रूरी हो गया। हमारे मज़हब में औरत को इतनी अहमियत हासिल नहीं जितनी मर्द को है, इसलिए मैंने सुंदरी को ख़त्म करना बेहतर समझा। पंडित जी महाराज, मैंने कदरे तंजिया लहजे में कहा, आपने मंदिर में ये गुनाह किया कि 2 आदमियों की बीवियों को मज़हब का धोखा दिया और 2 बच्चों के नाजायज़ बाप बने। क्या इसे आपने पाप नहीं समझा था? क्या ये पुण्य था? पाप के बाद एक और पाप हो लेने देते, इन्हें शादी कर लेने देते। छी छी छी, पंडित ने नफरत से कहा। बहन भाई को पति पत्नी बना देना महापाप है।
महापाप को हम गुनाह कबीरा कहते हैं। नाजायज़ औलाद पैदा करने को ये लोग गुनाह नहीं समझते, लेकिन मैं हिंदुओं को बुरा भला कैसे कहूँ। हमारे यहाँ भी औरतें पीरों फकीरों के पास और मज़ार के मुजाविरों के पास औलाद लेने जाती हैं। इनके खाविंद और इनके वालिदैन खुद इन्हें रास्ता दिखाते हैं और इस पीर के सारी उम्र मुरीद बने रहते हैं जो इन्हें औलाद देता है। मैं पुलिस में रहा हूँ। माशरे के इन तारीख गोशों को जितना पुलिस के ऑफिसर समझते हैं, इतना और कोई नहीं समझ सकता। ये हम ही जानते हैं कि ये औलाद किसकी होती है। हो सकता है कि आप सोच में पड़ जाएं कि पंडित ने सिर्फ रस्सी देखकर एक वाले जुर्म क्यों कर लिया। पंडित के खिलाफ तो गांव का कोई आदमी शक तक नहीं कर सकता था। मैं इसकी वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। इंसान बड़ी दिलेरी से गुनाह कर गुजरता है, मगर गुनाह के बाद इंसानी फितरत की कमज़ोरियाँ उमड़ कर सामने आ जाती हैं। ये ज़मीर का रद्द अमल होता है। गुनाह कत्ल जैसा भयानक हो या आप तन्हाई में कोई पुरलज़्ज़त गुनाह करें जिससे किसी और का कोई नुकसान ना हो, गुनाह बोलता है और सज़ा देता है। ज़मीर गुनाह को उगल कर ही दम लेता है। किसी इंसान की जान लेना ऐसा गुनाह है जिसे कोई इंसान राज की तरह अपने अंदर छुपा ही नहीं सकता। इस पंडित ने रस्सी देखी तो इसके गुनाह ने इसकी अक्ल और इसकी दिलेरी पर कब्जा कर लिया। इसका जिस्मानी असर यह हुआ कि वो बेहोश हो गया। उसे होश आई तो अंग्रेज़ एसपी को अपने पास खड़े देखा। इसे गांव के लोग भी नजर आए। इसे शक हुआ कि एसपी को बुलाया गया है और ये भी कि गांव के लोगों को इसके गुनाह का इल्म हो गया है। अगर पंडित उठकर गांव वालों से कहता कि देखो, एक मुसलमान मुझे कातिल कहकर मेरी तौहीन और तुम्हारे मज़हब की तज़लील कर रहा है, तो इन हिंदुओं का रद्द अमल इतना गज़बनाक होता जिस पर हम काबू नहीं पा सकते। लेकिन गुनाह के बाद इंसान में ना अक्ल रहती है न जुर्रत। पंडित गुनाह और सज़ा के फ़लसफ़े के तमाम अनासिर की लपेट में आ गया और उसने जुर्म का इकबाल करके सुकून महसूस किया। अब हमें उससे सुनना था कि उसने लड़की को किस तरह कत्ल किया है, मगर बाहर हंगामा बपा हो गया। गांव में 2-3 कांग्रेस के रुकन थे। लोगों ने पंडित को बेहोशी की हालत में देखा था। अब पंडित हमारे पास अंदर तन्हाई में था। बाहर किसी ने यह अफवाह फैला दी कि इनके पंडित महाराज को अंदर एक अंग्रेज़ और एक मुसलमान पुलिस अफसर पीट रहे हैं। कांग्रेसी कारकुनों को मुसलमानों के खिलाफ हंगामा कराने का मौका मिल गया। उन्होंने लोगों को मज़हब के नाम पर भड़काया। बाहर लोग हमें ललकार रहे थे, बेहंगम गुलगपाड़ा कर रहे थे और मरने मारने पर तुले हुए थे। एसपी बाहर निकला, मैं भी बाहर आ गया। बाहर का हुजूम और इसका गज़ब देखकर मैं घबरा गया। चौपाल के कमरे के आगे चबूतरा था। चबूतरे में दरवाजे से ज़रा हटकर कुआं था। इस पर चरखी और रस्सा भी था जिसके साथ डोल बंधा था। मैं और एसपी कुएं से चंद ही कदम दूर खड़े थे। एसपी हुजूम से कुछ कहने ही लगा था कि हमें कमरे से किसी के दौड़कर निकलने की आवाज़ सुनाई दी। हमने उधर देखा। हमें पंडित बिजली की सी तेज़ी से कमरे से निकलता नजर आया और तीर की तरह डाइव लगाकर सीधा कुएं के अंदर गया। ये 1 सेकंड में हो गया कि पंडित कमरे के दरवाजे में नजर आया और कुएं में गायब हो गया। हमने उसी जैसी फुर्ती दिखाई। उधर कुएं में उसके गिरने की धड़ाम की आवाज़ आई। उधर हमने चरखी के रस्से से 2 आदमी कुएं में उतार दिए। एक रस्से के साथ चौकी बांधकर उतारी। कुएं में जो आदमी उतरे थे उन्होंने पंडित को उसी चौकी पर पेट के बल डालकर आवाज़ दी, खींचो। पंडित को ऊपर लाया गया। वो मर चुका था। गांव वालों को पता चला कि पंडित मर गया है तो उनका कहर और गज़ब और बढ़ गया, लेकिन वो अंग्रेज़ एसपी से कुछ डरते थे। अगर एसपी मेरे साथ ना होता तो गांव वाले मुझ पर टूट पड़ते और वहां मेरी कोई हड्डी बोटी न मिलती। एसपी ने इन्हें बड़ी मुश्किल से खामोश करा के बताया कि इनका पंडित ही लड़की का कातिल था और उसने एक बार जुर्म कर लिया था और इसीलिए उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दी है, खुदकुशी की है। ये सुनते ही लोग और ज़्यादा भड़क उठे। वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल झूठ है, यह हमारे मज़हब की तौहीन है और इसका जिम्मेदार ये मुसलमान पुलिस अफसर है। इसे हमारे हवाले कर दो। यह हमारे मजहबी पेशवा का कातिल है। इसने पंडित महाराज को मारा पीटा है, इसीलिए उन्होंने खुदकुशी की है। एसपी ने हाजिर दिमागी और दानिशमंदी से इन लोगों पर काबू पा लिया और ये कहकर मेरी जान छुड़ाई, आप लोग हमारे बालाई अफसरों तक जा सकते हैं। हम इसे यानी कि मुझे
گرفتار کر لیں گے۔ اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اسے زیادہ سے زیادہ سزا دیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ پنڈت نے ایس پی کے سامنے اقبال جرم کیا تھا، جس سے ایس پی کو یقین ہو گیا تھا کہ میں نے اس پر تشدد نہیں کیا۔ مجھے ایسے پاپی پنڈت کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ خدا نے اسے قتل کی سزا اسی کے ہاتھوں دے دی تھی۔ میں نے اس کی لاش اسی چارپائی پر پڑی دیکھی جس کی ادوائن سے اس نے ایک معصوم لڑکی کو قتل کیا تھا۔ اسی چارپائی پر اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے گئی اور چیری پھاڑی گئی۔ مجھے افسوس اس پر ہوا کہ یہ راز اس کے ساتھ ہی چلا گیا کہ اس نے لڑکی کو کس طرح دھوکہ دیا اور اسے کس طرح قتل کیا تھا۔ مقتولہ کی سہیلیوں کے بیانات کے مطابق مقتولہ اس صبح اس کے ساتھ دریا پر نہیں گئی تھی۔ گاؤں کے سرکردہ ہندو دلی کے کانگریسی لیڈروں کی مدد سے گورنر تک پہنچے۔ انکوائری کا حکم ہوا۔ اعلیٰ افسروں نے انکوائری کی۔ آخر میں ثابت ہو گیا کہ پنڈت قاتل تھا اور اس نے اقبال جرم کر کے خودکشی کی تھی۔